जो भी चीज बेची जाती है उसमें भारत या इंडिया या हिंदुस्तान शब्द जरूर होता है, में भारत या इंडिया या हिंदुस्तान शब्द जरूर होता है। एक लंबी फहरिस्त बनाई गई है कि हम इनको सेल करेंगे। नाम क्या है? एयर इंडिया। नाम क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाम क्या है? प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड। नाम क्या है? सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया। हर में देखिए इंडिया आएगा। नाम क्या है? इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपीसीएल। नाम क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। नाम क्या है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाम क्या है? कॉन्कर का फुल फॉर्म कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदुस्तान प्री फैब लिमिटेड, इसमें भी हिंदुस्तान आया। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। हम एक लिस्ट पढ़ते चले जा रहे हैं, लगभग 26 से ज्यादा लिस्ट है, जिसमें शब्द भारत ही आएगा और उसको भारत सरकार चला रही थी। और जिस वक्त इन चीजों को लाया गया था, ये सोच कर लाया गया था कि बहुत शानदार तरीके से चलाएंगे इसको, लेकिन सारी चीजें फेल। और फेल होने के बाद इसको सेल कैसे किया जा रहा है यह भी आपको सामने है कि कैसे हिस्सेदारी दी जाती है, किस रूप में जाती है। लेकिन भारत एक कमाल की चीज है, जब आर्थिक तबाही की दिशा में बढ़ रहा है तो उसने हमको लगता है एक उदाहरण यहां और देना चाहिए, खासतौर से भूषण पावर का। भूषण पावर के ऊपर लगभग बैंकों का 47,000 करोड़ का कर्जा है। उस भूषण पावर को सबसे पहले लिया था जिंदल ग्रुप ने, लेकिन जिंदल ग्रुप ने जैसे ही लिया उसके बाद कुछ मामले आ गए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले थे, उन कुछ संपत्ति अटैच कर दी गई 4,000 करोड़ की, और कुल मिला के वह नहीं ले पाए। और उसके बाद नया आया जेएसडब्ल्यू ग्रुप, उसने 19,700 करोड़ में उसको ले लिया, यानी उसको कर्ज देना था, बैंक से लिया था 47,000 करोड़, खुद को उसने दिवालिया कर दिया। दिवालिया करने के बाद जेएसडब्ल्यू के साथ जो फाइनल डील हुई वही 19,700 करोड़ में। 19,700 करोड़ वो वहां से बैंक को दे दी, लेकिन बैंकों को कितना चूना लग गया? लगभग 28,000 करोड़ का चूना लग गया। तो पैसा किसका था? नोट तो नहीं छाप के पैसा जमा किए गए थे, जनता का पैसा था, इस देश के टैक्सपेयर का पैसा था जो बैंकों में जमा था, वह पैसा का चूना भूषण। लेकिन फिर वो मामला इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ऐसा नहीं हमारा सिस्टम काम करने लगता है। और भूषण स्टील में प्रोडक्शन छुट्टी नहीं, कुछ केस ईडी ने लगा दिए, कुछ केस सीबीआई ने लगा दिए, जांच चल रही है, जांच हो रही है। और इस फहरिस्त में भारत की तकरीबन 6 कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं जो कि इस तरीके से किसी को सस्ते में दे भी दी गई, लेकिन दूसरी तरफ केसेस भी चल रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, स्टैंड स्टिल। इसीलिए बैंक के भीतर का संकट यह है कि पैसा दीजिए, ये सरकार का दबाव है, पैसा लीजिए नहीं, यह भी अपने तौर पर खामोशी बरती जाती है। तो बैंक क्या करेगा? और बैंक की जब यह हालत हो जाएगी और इस देश के भीतर में हर सेक्टर का यह क्राइसिस होगा तो क्या होगा? इसके लिए हमको लगता है बहुत समझने की कोशिश, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए। बहुत दिनों से चल रहा है, जब से एनसीआरबी का डाटा आया है, इस देश में खुदकुशी करने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है। लेकिन हमको लगता है उसके भीतर झांकिए, पिछले साल 5,843 लोगों ने जो खुदकुशी की, ये बहुत बड़े, लगभग 1.5 लाख लोग ने खुदकुशी की, 1,39,000 लोगों ने, उसमें से जो 5,843 लोग थे बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए, व्यापार के चला रहे थे, इंडस्ट्री चला रहे थे, इन लोगों ने खुदकुशी की। जो लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, डिग्री हाथ में है, नौकरी नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों ने खुदकुशी की, उनकी संख्या 2,782 है। जो लोग प्रोफेशनल्स थे, कैरियर्स की तरफ बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने जो खुदकुशी कर दी, उनकी संख्या भी लगभग 1,662 है। गरीबी की वजह से भी हुआ है, खेती की वजह से भी हुआ है, मजदूरों ने भी बड़ी तादाद है खुदकुशी की। लेकिन पहली बार शहर इस दायरे में बहुत तेजी से आए, और ना सिर्फ बहुत तेजी से आए हैं, और स्टूडेंट्सों की तादाद, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट की तादाद भी बहुत तेजी से बढ़ी है। छात्रों ने जो खुदकुशी की, उनकी संख्या सिर्फ पिछले साल की 10,295 है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो खुदकुशी हुई, उसकी संख्या 14,051 है। जो प्रोफेशनल्स थे, उनका जिक्र हम जब आपसे कर रहे थे कि 5,000 जो बैंकरप्ट और जो कर्ज में दबकर जो खुदकुशी कर रहे थे, वो जो 5,843 थे, उसमें से अगर आप प्रोफेशनल्स और सैलरी क्लास को लीजिएगा, जो संकट में आए हैं पिछले साल, उनकी संख्या भी 12,660 है। यानी ये बैंकरप्ट होने वाले अलग हैं और ये प्रोफेशनल सैलरी वाले अलग हैं, जिनके पास पैसा है, सिक्योरिटी है, उन्होंने भी खुदकुशी की। एक ऐसी स्थिति की दिशा में हम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसमें ये सवाल छोटा हो जाएगा कि आर्थिक तबाही है, क्योंकि किसी भी देश की मौत अचानक नहीं है, धीरे धीरे। इस देश के जो 53 मेगा शहर हैं, जिनको स्मार्ट सिटी के तौर पर पहचान दी जा चुकी है, उन स्मार्ट सिटीज के भीतर का सच क्या है? 22,390 लोगों ने इस पिछले साल, आप कहेंगे नहीं पहले में होती थी, लेकिन बढ़ रही है संख्या। 2016 में 20,000 थे, अब 22,390 पहुंचे। ये धीरे 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 बढ़ रहा है। 2014 में इनकी संख्या 18,600, वो बढ़ते बढ़ते 22,000 आ गई। धीरे धीरे कैसी परिस्थिति आती जा रही है। और विजन का जिक्र जब हम कह रहे हैं, क्योंकि ये हर किसी को समझना होगा, आजादी के बाद हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी स्टैग्नेंसी आई थी 1991 में आई थी, लेकिन 1991 में दुनिया परेशान नहीं थी, भारत परेशान था। तो भारत को दुनिया से राहत मिल चुकी थी, एक विजन काम कर रहा था। पहली बार दुनिया भी परेशान है, वो यूं ही आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करने आएगी, आपके यहाँ तो खरीदार ही नहीं है, तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? और हमारे यहाँ पूरा सिस्टम जब चीजें कोलैप्स कर रही है, तो यहाँ पर चीजें कैसे डेवलप होगी, ये कौन समझेगा और कौन समझाएगा और किसको समझाएगा? क्योंकि इस स्थिति में
इस वक्त जो देश के सामने जो जीडीपी जो -23% की बात हो रही है, अब जो ओवरऑल क्रोनोलॉजी आ रही है कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में हमारी जीडीपी 10% कम हो जाएगी। यानी कल्पना के परे है कि एक साल पहले तक हम लोग 5 ट्रिलियन का सपना देख रहे थे, और जब चीजें कोलैप्स हुई हैं तो 5 ट्रिलियन तो दूर, 2, ढाई, पौने 3 ट्रिलियन की जो जीडीपी थी वह भी घटकर हो सकता है 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाए या उसके नीचे भी आ जाए। यानी हम दोबारा लौट जाएंगे 20 साल पहले। हम जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो दूसरे सवालों के साथ आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जिम्मेदारी नहीं लेने की स्थितियों में क्या होता है किसी देश के सामने, हमें लगता है ये इस बात से समझिए। अरुणाचल प्रदेश के 5 बच्चे को चीन की सेना उठा लेती है, वहां के जो पूर्व मंत्री थे रिजिजू वही सवाल उठाते हैं, वहां के विधायक ये सवाल उठाते हैं, और चीन जवाब देता है हम अरुणाचल को अपना हिस्सा मानते हैं, भारत का हिस्सा नहीं मानते। हम लोग खामोश तर्क लेते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लद्दाख में जो रहा, इस देश के विदेश मंत्री जयशंकर जो है बोल रहे हैं बहुत सीरियस है, ये देश सीरियस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस देश की सत्ता ने हमेशा चीजों को इंजॉय किया है, वो उसकी सीरियसनेस के साथ जिंदगी को नहीं चलाती, वो अपने इंजॉयमेंट में खो जाती है। इस वक्त जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर टेलीविजन स्क्रीन पर आपके रेंग रहा है तो क्या रेंग रहा है? वही हिस्सा सुशांत और रिया। आपको जान के हैरत होगी कितनी बड़ी तादाद में कर्मचारी किस डिपार्टमेंट के लगे हैं। आपको जानना चाहते हैं? सीबीआई के 12 अधिकारी लगे हुए हैं, जिसमें 6 ऑफिसर्स हैं और 6 प्लस हैं। ईडी के लगभग 7 अफसर लगे हुए हैं। नैरोकॉटिक्स जो लगातार काम कर रहा है, इसमें मुंबई की टीम को भी जोड़ दीजिए, दिल्ली से जो अधिकारी हैं उनकी टीम भी जोड़, 18 लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में उधर बिहार पुलिस अपने तौर पर, महाराष्ट्र पुलिस अपने तौर पर, यानी एक केस को लेकर कुल मिलाकर 54 लोग इस देश के जो काम कर रहे हैं, वो सारा पैसा इस देश के टैक्सपेयर का पैसा है, जो पुलिस को जाता है, ईडी को जाता है, सीबीआई को जाता है, नैरोकॉटिक्स डिपार्टमेंट को जाता है। कोई काम नहीं है इन सब का। जो आप रिपोर्ट कार्ड देखिएगा तो यह भी आप जानकर हैरत होइएगा कि इनकी सफलता का रिकॉर्ड सिर्फ 22% है। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, नैरोकॉटिक्स हो, सबको जोड़ते चले जाइएगा और एवरेज निकालिएगा तो 22% सफलता इनके साथ जुड़ी है। बाकी चीजें असफल या टालने वाली चीजें हैं, फिर ये देश चल रहा है। तो हम जिस स्थितियों में लिए जा रहे हैं धीरे धीरे उसमें अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाना है, और कल तक आप 5 ट्रिलियन का जिक्र क्यों कर दे रहे थे? क्योंकि आपकी मेहनत वो नहीं थी, आपने चीजें क्रिएट नहीं की थी, आपने हिसाब किताब जोड़ा था इतनी डिसइन्वेस्टमेंट होंगे, और डिसइन्वेस्टमेंट की फेरिस में अब जब 26 कंपनियां खड़ी हैं और एक भी खरीदार नहीं है, तो आपने जिक्र कर दिया हम LIC को 25% LIC जैसी संस्था को, जो कि स्वायत्त संस्था है, 1956 में उसको लेकर कानून बना हुआ है। पहली बार उस कानून में भी परिवर्तन लाया जा रहा है। कैबिनेट में पास होगा, पार्लियामेंट में भी पास हो जाएगा, दोनों जगहों पर अपना, कैबिनेट तो अपनी ही है, पार्लियामेंट में भी बहुमत अपना ही है। उसके बाद LIC के भी पहले फर्स्ट राउंड में 10% स्टेक, उसके बाद 15% स्टेक शेयर करेंगे। यानी जो कि इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वही खरीदेंगी, और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई दूसरी कंपनियां घाटे में है, LIC फायदे में। तो फायदे की चीज को हम सेल करके वहां से कुछ पैसा ले लेंगे, क्योंकि LIC का 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, 25% शेयर सेल करेंगे, उसके जरिए जो पैसा आएगा। यही खेल हर जगह हो रहा है, लेकिन यह तबाही जो है यह देश को नहीं छोड़ेगी। राजनीतिक सत्ता तो आएगी, कल चली जाएगी, पता नहीं क्या होगा इसके बाद, कोई दूसरा संभालने आएगा, कैसे चीजों को संभालेगा। और इन सब के बीच जो अलग अलग राज्यों की स्थिति हो गई है, जिसका जिक्र हम लोग कई बार कर चुके हैं GST के जरिए, वाकई ये स्थिति है कि वेतन पेंशन कैसे दिया जाए, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। आप किसी को हायर कीजिएगा तो पेमेंट तो रखिएगा, और हम लोग तो डेमोक्रेटिक स्टेट में, वेलफेयर स्टेट में, तो पेंशन भी पूरा देने की स्थिति में आ नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा? ये कोलैप्स कैसे करेंगे? जागना हम ही आपको होगा, जगाना हम ही आपको इनको, क्योंकि अगले एपिसोड में जब हम आपसे मिलने वाले हैं तो एक सच आपको जानना चाहिए, ये पूरा का पूरा सरकार जो है, कोई सरकार ये वाकई टैक्सपेयर के पैसे से चलती है। और जो PMO है 5 फ्लैट को लेकर बनाया गया है, 7 RCR उसका नाम है, जिसको 7 लोग कल्याण मार्ग कर दिया गया, 13579 5 फ्लैट को मिलाकर बनाया गया, बड़ा शानदार है। उसका खर्चा कितना है? दिल्ली के भीतर ल्यूटियंस दिल्ली का खर्चा कितना है? इस देश की जनता के ऊपर जो खर्च होता है, और इस ल्यूटियंस के दिल्ली पर जो राजा महाराजाओं की तरह खर्च होता है, वो खर्च कहां से आता है? बिजली बिल कौन देता है? AC कौन चलाता है? गाड़ी में पेट्रोल कौन भरता है? ये लोग कैसे रईसी कर सकते हैं जबकि देश आर्थिक तबाही है।